नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के मॉर्निंग प्राइम टाइम नया सवेरा को लेकर हाजिर हूं मैं कृतिका। और अगले 1 घंटे में हम जानेंगे देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी और छोटी खबरें, जिसमें मुख्य तौर पर बात होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को लेकर। दरअसल आपको बता दें कि आज वो अपना 74वां जन्मदिन मना रहे हैं और उनके इस जन्मदिन के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कई तरह के कार्यक्रम आज आयोजित किए जाएंगे। कौन कौन से वो कार्यक्रम होंगे आपको बताएंगे। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनावों से जुड़ी हर एक अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। तो बने रहिए अगले 1 घंटे हमारे साथ। और इस अगले 1 घंटे में मेरे साथ स्टूडियो में मेरे साथ देंगी मेरी सहयोगी भावना। सुप्रभात। कृतिका सुप्रभात। नया सवेरा के सभी दर्शकों को भी सुप्रभात। और अगले 1 घंटे देश और दुनिया की बड़ी गतिविधियों पर हमारी नजर रहने वाली है। और जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा कहते हैं कि कर्म ही मेरा जीवन है, कर्म ही मेरा धर्म है और कर्म ही मेरा भगवान है। इसी के साथ आज जन जन के प्रधानमंत्री का 74वां जन्मदिन है और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं ओडिशा और देने वाले हैं महिलाओं को एक बड़ी सौगात। बताएंगे आपको क्या है वो सौगात। इसके साथ साथ आज जिस खबर पर हमारी नजर रहने वाली है वो है इस्तीफा देंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। और कौन संभालेगा दिल्ली की कुर्सी को, अब ये तय होगा आज 11 बजे विधायक दल की मीटिंग में। इसके साथ साथ जिस खबर पर हमारी नजर रहेगी वो है कोलकाता रेप और मर्डर केस से जुड़ी हुई, जहां कल जूनियर डॉक्टरों की मुलाकात हुई है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ और 4 में से 3 मांगे मांग ली गई हैं। अभी भी अड़िग नजर आ रहे हैं जूनियर डॉक्टर। बताएंगे आपकी कौन सी ऐसी मांग है जिस पर अभी भी अड़े हुए हैं जूनियर डॉक्टर। शुरुआत करते हैं नया सवेरा की सुबह की सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा मनाएगी भारतीय जनता पार्टी। देश भर में रक्तदान शिविर, सफाई अभियान, स्वास्थ्य जांच शिविर और वृक्षारोपण जैसे कई कार्यक्रमों का होगा आयोजन। प्रधानमंत्री मोदी आज ओडिशा की महिलाओं को देंगे तोहफा। राज्य सरकार की सुभद्रा योजना का करेंगे शुभारंभ। करोड़ों रुपए की अन्य विकास परियोजनाओं की भी करेंगे शुरुआत। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लाभार्थियों से होगी बातचीत। कोलकाता में पुलिस कमिश्नर अपने पद से हटेंगे। आज शाम 4 बजे के बाद विनीत गोयल नए सीपी को सौंपेंगे कार्यभार। ममता सरकार ने मानी डॉक्टरों की 4 में से 3 मांग, लेकिन काम पर लौटने से डॉक्टरों का इनकार। कहा आज सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद लेंगे कोई फैसला। वहीं बीजेपी ममता के इस्तीफे की मांग पर अड़ी। दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से आज इस्तीफा देंगे अरविंद केजरीवाल। अगले सीएम के चुनाव के लिए बुलाई गई आम आदमी पार्टी के विधायक दल की बैठक। हरियाणा में आज चढ़ेगा सियासी पारा। भारतीय जनता पार्टी के लिए आज गृह मंत्री अमित शाह आज भिवानी और फरीदाबाद में करेंगे रैली, जबकि कुमारी शैलजा पर अभद्र टिप्पणी के बाद कांग्रेस में सिर्फ टोपबल की स्थिति। दस दिन चलने वाले गणेश उत्सव का समापन आज। अनंत चतुर्दशी पे पूरे धूमधाम से होगा गणपति विसर्जन। मुंबई में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। और खेल की खबरों में एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी प्रतियोगिता का फाइनल मैच आज चीन से होगा भारत का मुकाबला। और नया सवेरा की अहम सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। शुरुआत करते हैं देश भर से कुछ खास खबरों की, जिसमें देश के प्रधान सेवक का आज 74वां जन्मदिन है। बिल्कुल, आपको बता दें कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को शिखर पर पहुंचाया और लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले देश के पहले गैर कांग्रेसी नेता बने हैं। उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार 303 सीटों पर जीत दर्ज करके इतिहास रच दिया। पिछले 11 सालों में उनकी छवि के चलते ही भाजपा ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर देश के 21 राज्यों में सत्ता हासिल की। बीजेपी हर साल पीएम मोदी के जन्मदिन के अवसर पर देश भर में सेवा पखवाड़ा मनाती है।
साथ ही आपको बता दें कि इस मौके पर अगले 15 दिन तक रक्तदान शिविर लगाए जाएंगे, सफाई अभियान, स्वास्थ्य जांच शिविर और वृक्षारोपण जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आज भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा सेवा पखवाड़ा के तहत नई दिल्ली में रक्तदान शिविर का भी शुभारंभ करेंगे और उनके जीवन पर आधारित प्रदर्शनी का भी उद्घाटन करेंगे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा को शिखर पर पहुंचाया और लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद पर काबिज होने वाले देश के पहले गैर कांग्रेसी नेता बने। बिल्कुल, उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार 303 सीटों पर जीत दर्ज करके इतिहास रच दिया था और पिछले 11 सालों में उनकी छवि के चलते ही भारतीय जनता पार्टी ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर आज देश के 21 राज्यों में सत्ता हासिल की है। नरेंद्र दामोदर दास मोदी। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी 2014 में देश को पहली पूर्ण बहुमत वाली गैर कांग्रेसी सरकार देने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही भाजपा ने 2019 में पहली बार 300 से ज्यादा सीटें जीती। इसके साथ ही भाजपा ने इतिहास बनाया और ये आंकड़ा पार करने वाली देश की पहली गैर कांग्रेसी पार्टी भी बनी। उनके नेतृत्व में भाजपा ने राज्यसभा में अपने 96 सांसद देखे और 2024 में उन्होंने शपथ लेकर फिर से इतिहास रच दिया। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भाजपा ने दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में खुद को स्थापित किया और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी को भी पछाड़ दिया। भाजपा के 18 करोड़ से ज्यादा सदस्य हैं, जो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से लगभग दुगने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंदिरा गांधी को भी पछाड़ा। दरअसल उनके नेतृत्व में भाजपा ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर देश के 21 राज्यों में सत्ता हासिल की, जबकि इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान कांग्रेस और उसके सहयोगी दल 17 राज्यों में ही सत्ता हासिल कर सके थे। प्रधानमंत्री की लोकप्रियता पर कई रेटिंग एजेंसियों ने शोध किया और पाया कि वो दुनिया के सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले नेता हैं। ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग ट्रैकर मॉर्निंग कंसल्ट के मुताबिक नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे ज्यादा 72% अप्रूवल रेटिंग वाले नेता हैं। डिजिटल रैंकिंग करने वाली कंपनी चेक ब्रांड ने देश के नेताओं में मोदी की ब्रांड वैल्यू सबसे ज्यादा 413 करोड़ रुपए आंकी है। 2023 में अमेरिकी रिसर्च सेंटर पीयू ने पाया कि देश के हर 10 में से 8 लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में सकारात्मक सोच रखते हैं। प्रधानमंत्री की लोकप्रियता की गवाही उनकी सोशल मीडिया प्रेजेंस भी देती है। इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे पसंदीदा नेता हैं, जबकि फेसबुक और एक्स पर वो पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के बाद दूसरे स्थान पर हैं। इंस्टाग्राम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 9 करोड़ 10 लाख लोग फॉलो करते हैं, जबकि एक्स पर उनके 10 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। फेसबुक पर प्रधानमंत्री को 4 करोड़ 90 लाख लोग फॉलो करते हैं, तो यूट्यूब पर उनके 2.5 करोड़ सब्सक्राइबर्स हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने कई अहम पड़ाव हासिल किए। उनके फैसलों ने देश को एक नई दिशा दी। 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कर उन्होंने करोड़ों देशवासियों की वर्षों से अधूरी इच्छा पूरी कर दी। प्रधानमंत्री ने 5 बड़े फैसलों के जरिए बताया कि वो एक सच्चे नेता हैं। बालाकोट स्ट्राइक। पुलवामा हमले के जवाब में बालाकोट एयर स्ट्राइक का फैसला लिया गया। इसके तहत पाकिस्तान की सीमा में घुसकर 300 से ज्यादा आतंकियों को मार गिराया गया। अनुच्छेद 370 हटाया। जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा खत्म किया गया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग करके 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। समान नागरिकता कानून। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के गैर मुस्लिमों को नागरिकता देने का फैसला किया गया। 3 तलाक को खत्म किया। 3 तलाक खत्म करके इसे एक अपराध की श्रेणी में लाया गया। EWS रिजर्वेशन। मोदी सरकार ने पहली बार आर्थिक आधार पर आरक्षण देने के लिए कानून बनाया और इसके तहत आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग को 10% आरक्षण देने का फैसला लिया गया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन वर्षों में देश की एकजुटता और एकता के लिए कई बड़े कदम उठाए हैं। प्रधानमंत्री ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का उद्घाटन कर भारत की एकजुटता का प्रतीक स्थापित किया। बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद उन्होंने शहीदों को समर्पित नेशनल वॉर मेमोरियल भी देश को समर्पित किया। इससे वो एक मजबूत छवि वाले प्रधानमंत्री बनकर उभरे। आज प्रधानमंत्री दुनिया भर में भारत के ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर जाने जाते हैं। उन्होंने अपने साथ साथ देश की छवि को भी चमकाने का काम किया है। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओडिशा के दौरे पर रहेंगे और इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी भुवनेश्वर में विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री भुवनेश्वर में ओडिशा सरकार की प्रमुख योजना सुभद्रा का भी शुभारंभ करेंगे। इसके तहत 1 करोड़ से अधिक महिलाओं को शामिल किया जाएगा, जिनको अगले 5 सालों में सरकार 50,000 रुपए देगी। डीडी न्यूज के संवाददाता निशांत राय ने प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के लिए हो रही तैयारियों का जायजा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उड़ीसा के दौरे पर आ रहे हैं और यहां पर मातृशक्ति को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। दरअसल बीजेपी ने विधानसभा चुनावों के दौरान सुभद्रा योजना को संकल्प पत्र में रखा था, जिसकी पहली किस्त कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जारी करने जा रहे हैं। इसमें महिलाओं को साल भर में 10,000 रुपए दिए जाएंगे, जिसमें एक किस्त में 5,000 रुपए दिए जाएंगे। बात की जाए उड़ीसा की तो यहाँ पर लगभग 1 करोड़ 30 लाख महिलाओं को इसका सीधा लाभ मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर भी कल बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। लगभग 14 राज्यों के 13 लाख लोगों को इसकी पहली किस्त जारी करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों से भी बातचीत करेंगे और प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के 2.0 के परिचालन को लेकर दिशा निर्देश भी जारी करेंगे। कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा उड़ीसा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, जहां पर उड़ीसा को कई सारी सौगातें मिलेंगी। इस समय हम उड़ीसा के जनता मैदान जो कि भुवनेश्वर में स्थित है वहां पर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आने को लेकर तैयारियां चल रही हैं और तमाम अधिकारी स्थिति का जायजा ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले यहां पर इसी मैदान से महिलाओं को सुभद्रा योजना की सौगात देंगे और इसके पहले प्रधानमंत्री आवास योजना के जो शहरी लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल जन्मदिन के अवसर पर कई सारी सौगातें उड़ीसा को देंगे। दरअसल उड़ीसा में जिस तरीके से बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की है, 24 साल बाद बीजेडी की सरकार यहां से गई है और बीजेपी ने सरकार बनाई है, ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन तमाम वादों को एक एक करके पूरा कर रहे हैं जो कि बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में किए थे। कैमरा पर्सन मोहित के साथ निशांत राय, डीडी न्यूज, भुवनेश्वर। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भुवनेश्वर जाएंगे, जहां पर कई सारी विकास परियोजनाओं की सौगात देने वाले हैं और इसी पर ताजा अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ में भुवनेश्वर से हमारे संवाददाता निशांत राय इस वक्त जुड़ रहे हैं। निशांत, अभी कुछ देर पहले हमने आपकी रिपोर्ट देखी, उस रिपोर्ट के जरिए हमने ये तो जाना कि वहां पर किस तरीके की तैयारियां हैं प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर, लेकिन अब आपसे जानना चाहेंगे कि जो तमाम विकास परियोजनाएं हैं उनको लेकर के कि आखिर क्या कुछ आज वहां की जनता को मिलने जा रहा है तोहफे के रूप में। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने जन्मदिन पर विशेष तौर पर महिलाओं के लिए और मातृशक्ति के लिए आज बड़ी घोषणा करने जा रहे हैं। उड़ीसा की महिलाओं के लिए सुभद्रा योजना की, जिसमें प्रत्येक महिला को हर साल 10,000 रुपये दिए जाएंगे और पूरे 5 सालों में 50,000 रुपये दिए जाएंगे। इसमें 21 से 60 वर्ष तक की जो महिलाएं हैं उनको शामिल किया गया है, यानी सीधे तौर पर एक बड़ा लाभ मातृशक्ति को देने जा रहे हैं और प्रधानमंत्री आज इसकी पहली किस्त जारी कर देंगे। आप समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले अपने जन्मदिन पर, हम पुरानी तस्वीरों को देखें तो अपनी माताजी के पास जाया करते थे और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने जन्मदिन पर करोड़ों महिलाओं के जीवन में एक तरीके से मुस्कान लाने का काम करेंगे। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 की आज से शुरुआत होगी और इसमें भी कई लाख परिवारों को सीधे तौर पर फायदा पहुंचाया जाएगा। लोगों को रहने को छत दी और
ये एक बड़ी उपलब्धि रही है इस सरकार की। इसने पहले भी 2014 से लेकर 2024 तक जिस तरीके से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों को उनको आवास उपलब्ध कराए, रहने के लिए छत दी और स्वाभिमान के साथ जीना सिखाया, अब उस सरकार इसको तेजी से आगे लिए चल रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी शुरुआत जो है भुवनेश्वर से कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि जब बीजेपी लोकसभा चुनाव में तीसरी बार आई थी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण की शुरुआत जय जगन्नाथ से की थी और जगन्नाथ जी की धरती पर आज जन्मदिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई सारी योजनाओं की शुरुआत करने जा रहे हैं जो उड़ीसा के साथ साथ देश के अन्य राज्यों को भी जिसका सीधा लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये कहना गलत नहीं होगा, जो संकल्प पत्र में बीजेपी ने वादे किए थे उनको एक एक करके खासकर उड़ीसा में बीजेपी पूरे कर रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यही क्रेडिबिलिटी है जो उनको तीसरी बार सत्ता में लेकर आई है। और जो जनता है, जनता जिस तरीके से उन पर विश्वास करती है उस विश्वास पर प्रधानमंत्री लगातार खरे उतर भी रहे हैं। निशांत, सुभद्रा योजना के साथ साथ कई विकास परियोजनाओं का भी शिलान्यास आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। क्या है ये विकास परियोजनाएं? क्या इनमें से कुछ ऐसी परियोजनाएं रेलवे से भी जुड़ी हुई हैं? जी बिल्कुल, रेलवे से जुड़ी हुई कई सारी विकास परियोजनाओं का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा उड़ीसा की बात करें तो प्रधानमंत्री आवास योजना की बात की जाए, शहरी क्षेत्र की, उसको लेकर प्रधानमंत्री कई सारे लाभार्थियों को जो है वो पत्र वितरित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर जिस गाँव में मैं खड़ा हूँ यहाँ पर आकर कई सारे लाभार्थियों से बातचीत भी करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिले हुए घरों का दौरा भी कर सकते हैं, उन घरों में जाकर वो वहां के लोगों से मिल सकते हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भुवनेश्वर को कई सारी सौगातें देने आ रहे हैं। भुवनेश्वर के साथ साथ उड़ीसा के अन्य इलाकों को भी इसका लाभ मिलेगा और सबसे बड़ी जो योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 की पहली किस्त जो जारी की जाएगी, इसका सीधे तौर पर 14 राज्यों को सीधे तौर पर लाभ मिलेगा। जी निशांत, तो कहीं ना कहीं मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन भी पूरे हो चुके हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 74वां जन्मदिन है और 74वें जन्मदिन पे सुभद्रा योजना के साथ महिलाओं को मिलने वाली है बड़ी सौगात। निशांत, आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ब्रेक के बाद बात करेंगे पश्चिम बंगाल में हुए पूरे मर्डर मामले को लेकर के, क्या कुछ ताजा अपडेट है वहां से, उस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। छोटे किसानों की शक्ति, कोऑपरेटिव की शक्ति और भारतीय नस्ले पशुओं की शक्ति मिलकर एक अलग ही ताकत बनती है। इस ताकत को बढ़ाने और डेयरी के विकास में जुड़े पशुपालकों, तकनीशियनों व डेयरी सहकारी समितियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से पशुपालन एवं डेयरी विभाग दे रहा है राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार, जिसमें इस बार से पूर्वोत्तर क्षेत्र को भी शामिल किया जा रहा है। आवेदन के लिए awards.gov.in पर जाएं या अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर, पशु चिकित्सालय या पशुपालन और डेयरी विभाग से संपर्क करें। आवेदन 30 सितंबर 2024 तक। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। आप देख रहे हैं नया सवेरा। आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं कोलकाता रेप और मर्डर मामले की, जहां आज सुबह की बड़ी अपडेट ये आ रही है कि कोलकाता पुलिस कमिश्नर अपने पद से हटेंगे। जी हां, कल जूनियर डॉक्टर और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के साथ
6 घंटे तक मैराथन बैठक हुई है और कोलकाता रेप मर्डर केस में इंसाफ की मांग कर रहे डॉक्टरों की 4 में से 3 मांगे ममता बनर्जी सरकार ने मान ली हैं। बिल्कुल, साथ ही आपको बता दें कि प्रदर्शनकारी डॉक्टरों के साथ बैठक के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि कोलकाता पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल खुद पद से हट जाएंगे। उन्होंने मीडिया से कहा कि सरकार ने 4 में से 3 मांगे स्वीकार कर ली हैं। मेडिकल शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के निदेशकों को भी हटाया जा रहा है। साथ ही कोलकाता पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल ने बैठक में कहा कि वो अपने पद से हट जाएंगे। साथ ही ममता बनर्जी ने आगे कहा कि आज शाम को 4 बजे के बाद विनीत गोयल नए सीपी को पूरा कार्यभार सौंपेंगे। इसके अलावा ममता बनर्जी ने स्वास्थ्य विभाग के मुख्य सचिव नारायण स्वरूप निगम को हटाने से इनकार कर दिया है। बैठक के बाद ममता बनर्जी ने डॉक्टरों से काम पर लौटने की भी अपील की और कहा कि उनके खिलाफ कोई भी दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। तो कोलकाता में जूनियर डॉक्टर अभी भी हड़ताल पर हैं। कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनको डॉक्टर कह रहे हैं कि अभी भी चर्चा बाकी है। आपको बता दें कि आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होने वाली है और सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई का इंतजार ये जूनियर डॉक्टर कर रहे हैं, जिसके बाद ये फैसला लेंगे कि वो काम पर लौटेंगे या नहीं। फिलहाल के लिए अभी भी उनका विरोध प्रदर्शन जारी है। इस बीच कल ममता बनर्जी और जूनियर डॉक्टरों के बीच मैराथन बैठक में 4 में से 3 मांगे ममता बनर्जी सरकार ने मांग ली है। एक अभी भी मांग है जिस पर ममता बनर्जी अडिग हैं, वो नहीं मानी गई है। आज शाम 4 बजे आपको बता दें कि कोलकाता के सीपी विनीत गोयल जो हैं वो हट जाएंगे और नए सीपी को अपना कार्यभार सौंप देंगे। जूनियर डॉक्टर का बात सुनने के लिए, लेकिन हमारा पुलिस भी बहुत सारे काम करते हैं। अगर काम करते करते किसी को 2 मिनट देर हो जाता है, कोई काम पे अगर थोड़ा गलती हो जाता है तो उसको लेके, अगर किसी को गुस्सा है तो गुस्सा निभाने के लिए, गुस्सा निपटाने के लिए हमने कोशिश किया। हेल्थ डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट में जो जस्टिस उन्होंने मांगा, हमें कोशिश किया। हमारा पुलिस जो सीपी को हम चेंज करने का फैसला किया है, उनको साथ बात करके उनको कॉन्फ्रेंस में लेके, उन्होंने भी नहीं चाहते थे जितना उसका खिलाफ में बहुत सारे बात उठाया। उन्होंने भी कहा कि हमारा भी परिवार है, हमारा परिवार को अच्छा नहीं लगता, इसी के लिए हम भी छोड़ने चाहते हैं। उन्होंने खुद डॉक्टर लोग जब मिलने गया था तब उन्होंने बताया। वहीं कोलकाता में पश्चिम बंगाल जूनियर डॉक्टर फेडरेशन और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच हुई मीटिंग के बाद डॉक्टर्स की तरफ से भी अपना आधिकारिक बयान जारी कर दिया गया है। उनका कहना है कि अभी कुछ मुद्दे बाकी हैं, लिहाजा काम अभी भी बंद रहेगा। WBJDF and the Chief Minister agreed to do this meeting, conduct this meeting with minutes of meeting being recorded from both sides. Today in the meeting, the Honorable Chief Minister addressed us, expressed her support in favor of this movement and voiced her strong concern for justice for Abhaya. She said that she has acknowledged our 5-point demands and accepted partially with regard to our second and third demands that she will ensure removal from post of DME, DHS and DC North. We, however, strongly disagreed to this and demanded resignation of the Principal Health Secretary, the Commissioner of Police and DC Central as well. As per our demands, she has agreed to remove the Commissioner of Police from post after admitting his failure to perform his duties. Regarding the Principal Health Secretary, our Honorable Chief Minister assured us that she will remove him from post after finding adequate replacement, and she asked us for some more time. वहीं बीजेपी ने ममता बनर्जी के इस फैसले पर उन्हें घेरते हुए कहा कि ये कदम नाकाफी है। इस पूरी घटना के लिए राज्य की मुखिया ममता बनर्जी जिम्मेदार हैं। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुकांत मजूमदार ने कहा कि ममता बनर्जी को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। बंगाल के चप्पे चप्पे में आंदोलन चल रहा था। बंगाल की जनता मांग कर रही थी कि एक्शन लिया जाए और बंगाल की जनता इस मुख्यमंत्री के ऊपर पूरा विश्वास खो चुकी है। बंगाल की जनता से हारकर, बंगालियों से हारकर मुख्यमंत्री ने कुछ मांगे मान ली है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो मांग है, क्योंकि हम जानते हैं कि सिस्टम फेलियर है, सिस्टमेटिक फेलियर है,
और इस सिस्टमेटिक फेलियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर किसी के ऊपर जाता है तो ना कोई पुलिस अफसर है ना कोई है, मेन जो एक्यूज है वो ममता बनर्जी है। ममता बनर्जी शुड रिजाइन। वहीं कोलकाता रेप मर्डर केस में आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई है। बंगाल सरकार और सीबीआई दोनों आज अपना अपना पक्ष रखेंगे। सीबीआई जहां अपनी स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करेगी, वहीं बंगाल सरकार भी डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर कोर्ट को जानकारी देगी। दरअसल आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद से सीआईएसएफ कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज की सुरक्षा में तैनात है। सुप्रीम कोर्ट ने खुद डॉक्टर के साथ हुए रेप और उसके बाद मर्डर केस में संज्ञान लेते हुए सुनवाई शुरू की थी। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्र की बेंच इस केस की सुनवाई कर रही है। वहीं पिछली सुनवाई में कोर्ट ने हड़ताली जूनियर डॉक्टरों से 10 सितंबर को शाम 5 बजे तक काम पर लौटने को कहा था और भरोसा दिया था कि पश्चिम बंगाल की सरकार उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करेगी, लेकिन डॉक्टर अभी तक काम पर नहीं लौटे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई होने वाली है। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए कोलकाता रेप और मर्डर मामले पर सुनवाई की थी और आज फिर सुनवाई में यह तय होगा कि डॉक्टर इस सुनवाई के बाद ये तय करेंगे कि वो काम पर लौटेंगे या नहीं। और चलिए खबरों का सिलसिला डीडी न्यूज पर यूं ही लगातार जारी है, लेकिन रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के उस पर आपको बताएंगे दिल्ली में राजनीति के ताजा हालात, क्योंकि आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। हालांकि नया मुख्यमंत्री दिल्ली का कौन होगा, इस पर अभी संशय लगातार बरकरार है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ। वाली भोली भाली मेहनत वाली असली तड़के वाली, ये तो बड़ी समझदार बड़ी होशियार MDH के सही टेस्ट का असली टेस्ट MDH जिंजर गार्लिक पेस्ट। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। हाथ धोकर आप यहाँ साबुन की जगह हैंड वॉश। मोहन का प्रमोशन हो गया क्या? सैवलॉन हैंड वॉश तो हमारा रोज का है। सिर्फ 10 रुपए में 200 ml हैंड वॉश बनाओ। सैवलॉन पाउडर टू जेल हैंड वॉश, जर्म से बचाए, शान बढ़ाए। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और जिस अहम खबर पर हमारी नजर बनी हुई है वो ये है कि दिल्ली का नया मुख्यमंत्री अब कौन होगा, यानी अरविंद केजरीवाल का उत्तराधिकारी अगले 5 महीने के लिए कौन होगा। इस सस्पेंस से आज पर्दा उठ जाएगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल आज दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। सुबह 11 बजे उन्होंने CM आवास में विधायक दल की बैठक बुलाई है। इसमें नए CM का नाम तय होगा। बिल्कुल, और ये नाम तय होने के बाद में शाम 4:30 बजे वो उपराज्यपाल विनय सक्सेना से मुलाकात करके अपना इस्तीफा सौंपेंगे। उपराज्यपाल से मुलाकात के दौरान ही केजरीवाल दिल्ली के नए मुख्यमंत्री का नाम भी बताएंगे। आपको बता दें कि 13 सितंबर को शराब नीति केस में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद अरविंद केजरीवाल ने 15 सितंबर को मुख्यमंत्री पद छोड़ने का ऐलान कर दिया था। उन्होंने दिल्ली में महाराष्ट्र के साथ ही नवंबर में चुनाव कराने की भी मांग की थी। CM केजरीवाल ने कहा कि जब तक लोग उन्हें ईमानदारी का प्रमाण पत्र नहीं दे देते, तब तक वह मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठेंगे। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज अपने पद से इस्तीफा देंगे और उसके बाद यह तय हो जाएगा कि दिल्ली का नया मुख्यमंत्री कौन होगा। अहम विधायक दल की बैठक आज होने वाली है और कल PAC की बैठक हुई थी और आज विधायक दल की बैठक में मोहर लग जाएगी कि दिल्ली का नया मुख्यमंत्री कौन होगा। हमारे संवाददाता अमरेंद्र गुप्ता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं हमारे साथ। अमरेंद्र, आपसे ताजा अपडेट लेना चाहेंगे, कितने बजे होने वाली है विधायक दल की बैठक और साथ ही साथ अब मोहर लग जाएगी, क्योंकि पहले से तय तो हो ही चुका होगा कि दिल्ली का नया मुख्यमंत्री कौन होने वाला है। कौन कौन से नामों पर विचार किया जा रहा है? भावना, देखिए, जिस तरह से शराब नीति के बाद तिहाड़ जेल से बेल पर आने के बाद अरविंद केजरीवाल ने एक दांव खेला कि वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे और दिल्ली को
एक नया मुख्यमंत्री मिल जाएगा, उसको लेकर लगातार अगर कल देखें तो बैठकों का कई दौर चलता रहा। सुबह 11 बजे एक अहम बैठक अरविंद केजरीवाल के निवास पर हुई, जिसमें उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के साथ राज्यसभा के सांसद राघव चड्ढा के साथ उनकी तकरीबन 2 घंटे एक मीटिंग हुई, जिसमें कई सारी अहम चर्चाएं हुई। उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने जो पॉलिटिकल कमेटी है, पीएसी पॉलिटिकल अफेयर कमेटी आम आदमी पार्टी की, उसके साथ एक अहम बैठक की, जिसमें कमेटी के 11 लोग हैं और उसमें दिल्ली सरकार के सारे मंत्री शामिल थे। और अरविंद केजरीवाल ने सभी मंत्रियों से 1 to 1 बात करते हुए राजनीतिक जो परिदृश्य है दिल्ली में, उस पर बात की और साथ में दिल्ली में जिस तरह की स्थिति उत्पन्न हुई और अगले मुख्यमंत्री के तौर पर किसको बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है, इस पर चर्चा की। और आज जिस तरह से आज अरविंद केजरीवाल ने 11 बजे एक अहम बैठक बुलाई है और उस बैठक में उसका नाम का ऐलान हुआ कि किसके सर पर दिल्ली के नए मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। और ऐसे में जब अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा देने की बात की तो उन्होंने एलजी ऑफिस से समय मांगा था और आज शाम को 4:30 बजे वो एलजी वी के सक्सेना के घर पर जाके अपना त्यागपत्र देने वाले हैं। तो कुल मिला के ये वो जो राजनीतिक रसाकसी है उसमें अरविंद केजरीवाल ने चाल चल दी है। लेकिन जो आम आदमी पार्टी के सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि इस जो मुख्यमंत्री जो 4 बड़े नाम हैं वो चल रहे हैं। पहला नाम सुनीता केजरीवाल, जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी है, उनका नाम है। दूसरा इसमें प्रबल नाम है आतिशी का, जो एक बड़ी मंत्री है, एक अरविंद केजरीवाल की खास मंत्री मानी जाती है। इसके अलावा कैलाश गहलोत और गोपाल राय के भी नाम शामिल है। लेकिन जो मेरे सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि दिल्ली को कोई एक महिला मुख्यमंत्री मिल सकती है, क्योंकि अभी तक दिल्ली में सिर्फ 2 महिला मुख्यमंत्री हुई थी, जिसमें सुषमा स्वराज जी और शीला दीक्षित का नाम शामिल है। लेकिन जो सूत्र हैं वो ये कहते हैं कि दिल्ली को आज महिला मुख्यमंत्री की घोषणा हो सकती है। उसमें तो बड़े जो नाम है वो उसमें आतिशी का नाम आता है और दूसरा नाम आता है अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल का। और जिस तरह से लगातार अरविंद केजरीवाल की एक राजनीतिक अगर पटकथा देखें, उन्होंने एक प्ले कार्ड खेला है और जनता को यह बताने का प्रयास किया है कि उनसे कट्टर ईमानदार व्यक्ति कोई नहीं है। और उन्होंने जो इस्तीफे की चाल चली है उसमें उनका सिर्फ एक ही टारगेट है कि किसी तरह से दिल्ली की सरकार पे कोई आपत्ति नहीं आए और दिल्ली की सरकार अगले 5 महीने तक लगातार काम करते रहे, क्योंकि ये मुख्यमंत्री जो रिशफल है वो सिर्फ 5 महीने तक के लिए होगा और 5 महीने बाद जब फरवरी में चुनाव होंगे तो फिर एक नया मुख्यमंत्री, जो उन्होंने अपने आप कहा जनता के बीच में, आप समर्थकों के बीच में, कि मेरी ईमानदारी का सबूत आप है और मैं आपके बीच में आया हूं, इसलिए मैं मुख्यमंत्री का पद छोड़ रहा हूं। तो कहीं ना कहीं ये एक राजनीतिक पटकथा है। उसके तहत जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि दिल्ली को कोई महिला मुख्यमंत्री मिल सकता है और उसमें सुनीता केजरीवाल और आतिशी का नाम शामिल है। हालांकि ये नाम रेस में 4-5 और 3 नाम और हैं, जिसमें कैलाश गहलोत और इसके अलावा और मंत्री हैं। लेकिन अभी 11 बजे इस नाम के सस्पेंस से पर्दा हट जाएगा और मुख्यमंत्री विधायक दल की जब नेता होगी उसके बाद मीडिया के सामने वो नाम ऐलान कर दिया जाएगा। जी भावना। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अमरिंदर, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आज विधायक दल की अहम बैठक होगी और उस अहम बैठक के बाद में कहीं ना कहीं दिल्ली का नया मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर जो संशय भी लगातार बना हुआ है उस पर से पर्दा हट जाएगा। बढ़ते आगे बात कर लेते हैं आगामी विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई खबरों की, हमारे खास सेगमेंट जनादेश में। तो जनादेश में सबसे पहले बात करते हैं हरियाणा विधानसभा चुनाव की, क्योंकि हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। भारतीय जनता पार्टी ने भी हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार अब तेज कर दिया है। और इसी कड़ी में आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हरियाणा दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो फरीदाबाद और भिवानी के लोहारू विधानसभा क्षेत्र में 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। अमित शाह लोहारू विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी जेपी दलाल के पक्ष में रैली करेंगे। अमित शाह की ये पहली रैली होगी। इसमें वो स्टार प्रचारक के तौर पर चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगे। बिल्कुल, साथ ही आपको बता दें कि इसके अलावा वहीं फरीदाबाद से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार विपुल गोयल के पक्ष में भी जन आशीर्वाद रैली करेंगे और जनता से उनके पक्ष में मतदान करने की भी अपील अमित शाह आज करते हुए हरियाणा में नजर आएंगे।
वहीं कांग्रेस की रणनीति की बात की जाए तो हरियाणा में कांग्रेस की गुटबाजी थमने का नाम ही नहीं ले रही। पहले सीएम पद की दावेदारी के लिए हुड्डा, शैलजा और सुरजेवाला गुट आपस में भिड़ा हुआ था, तो अब कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और राज्य की प्रमुख दलित चेहरा कुमारी शैलजा पर हुड्डा गुट के कांग्रेसी नेता ने अभद्र टिप्पणी की है। हरियाणा में नहीं थम रही कांग्रेस की गुटबाजी। शैलजा और हुड्डा की अदावत सत्ता वापसी पर ना लगा दे ग्रहण। अंतर्कलह से जूझ रही है हरियाणा कांग्रेस। किस तरीके से कांग्रेस के ऊपर हावी है ये आपने सबने देखा है। अभी जिस तरीके से टिप्पणी करी गई, बहन शैलजा जी हैं, राजनीति में हो सकता है आमने सामने चुनाव लड़े, लेकिन जिस तरीके से शब्दों का अभद्र भाषा का प्रयोग उनके खिलाफ किया गया, मैं पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस में कोई भी हरियाणा के लीडर ने उस बात की निंदा करी? वहीं हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने इस मुद्दे पर गोल मटोल प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वीडियो मैनिपुलेटेड है। ये जो है शैलजा हमारी बहन है, सम्मानित नेता है। इस किस्म की कोई कांग्रेस का आदमी ये बात नहीं कह सकता। ये तो मैनिपुलेटेड लगते हैं, क्योंकि बीजेपी का काम ही ये है। अंतर्कलह से जूझ रही हरियाणा कांग्रेस में विवाद कम होने का नाम नहीं ले रहा। हुड्डा परिवार, कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला तो सीएम पद पर दावेदारी कर ही रहे हैं। अब वरिष्ठ कांग्रेस नेता बीरेन्द्र सिंह ने साफ कर दिया है कि अभी सीएम पद का कोई चेहरा नहीं है और ये कांग्रेस आलाकमान तय करेगा। मुख्यमंत्री कौन बनता है कौन, ये मुख्यमंत्री हमेशा हाईकमांड से ही तय होता है। हाँ, ये भी ठीक है कि एमएलए की भी राय ली जाती है और कांग्रेस आज के दिन किसी को सामने रख के कि ये हमारा मुख्यमंत्री बनेगा, ऐसा कांग्रेस अपना अभियान नहीं चला रही। हरियाणा कांग्रेस के अंदर मचे सियासी घमासान से ऐसा लग रहा है कि लोकसभा चुनाव के नतीजों से जोश में आई कांग्रेस की सत्ता में वापसी की उम्मीदों पर कहीं ग्रहण न लग जाए। हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी रुकने का नाम नहीं ले रही, बल्कि और ज्यादा होती जा रही है। पहले सुरजेवाला, हुड्डा और कुमारी शैलजा ग्रुप थे और अलग अलग ग्रुप अपने अपने नेताओं की मुख्यमंत्री उम्मीदवारी की बात कर रहे थे, लेकिन अब मामला इतना आगे बढ़ गया है कि एक गुट दूसरे गुट को अपमानित करने से भी पीछे नहीं हट रहा है। हुड्डा ग्रुप ने कुमारी शैलजा के ऊपर ऐसी अभद्र टिप्पणी की है जिसके कारण पूरे हरियाणा में हलचल मची हुई है और ख़ास तौर से एससी समुदाय के लोगों का ये कहना है कि हुड्डा ग्रुप के द्वारा कुमारी शैलजा के ऊपर जानबूझकर ये टिप्पणी की गई है ताकि उनको अपमानित किया जा सके। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो हरियाणा के अंदर कांग्रेस की गुटबाजी लगातार उभरती जा रही है। कैमरामैन जगमोहन के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज़, हरियाणा। और जनादेश के बाद नया सवरा में बढ़ते आगे और अन्य खबरों का भी रुख कर लेते हैं। आज अनंत चतुर्दशी है और 10 दिनों तक चलने वाले पर्व गणेश उत्सव का आज आखिरी दिन भी है।
अनंत चतुर्दशी पर गणेश विसर्जन किया जाता है। शास्त्रों में भगवान गणेश को विघ्नहर्ता और सुख समृद्धि का देवता माना जाता है। हिंदू धर्म में हर वर्ष भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी के दिन बड़े ही हर्षोल्लास के साथ गणेश जी की मूर्ति को अपने घर लाकर उनकी स्थापना करते हैं और पूरी श्रद्धा भक्ति भाव से उनका पूजन करते हैं। बिल्कुल 10 दिनों तक गणेश उत्सव का ये पर्व पूरे उत्साह के साथ मनाया जाता है और इसके बाद अनंत चतुर्दशी के दिन गणपति बप्पा मोरया अगले बरस तू जल्दी आ की भावना के साथ गणपति की मूर्ति का विसर्जन कर दिया जाता है। तो वहीं विसर्जन को लेकर मुंबई, दिल्ली सहित देश भर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। साथ ही लोगों को सतर्क रहने का भी निर्देश दिया गया है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद होगा हमारा खास सेगमेंट अखबारों की सुर्खियां। आप जुड़े रहिए नया सवेरा के साथ। बढ़िया है, शुद्ध है। प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार निर्माण का रियल हीरो। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो NPS एक इक्वालिटी ला रहा है। हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का नया सवेरा में। बढ़ते आगे और अब बात करते हैं अखबारों की सुर्खियों की। और अखबारों की सुर्खियां जानने के लिए सीधा लिए चलते हैं आपको हमारी सहयोगी संध्या शर्मा के पास। संध्या, सुप्रभात। क्या है आज अखबारों के पिटारे से आपके पास? सुप्रभात भावना और कृतिका। समाचार पत्रों की सुर्खियों की अगर हम बात करें तो आज पहले पेज पर प्रमुख अखबारों ने उस खबर को प्रकाशित किया है जिसके माध्यम से 8,000 करोड़ रुपए की तमाम परियोजनाओं को कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद से पूरे देशवासियों को समर्पित किया। साथ ही उन्होंने कहा कि गरीबों को आवास की चाबी सौंपने के साथ उन्होंने ये भी कहा कि हम सभी के लिए बेहतर जिंदगी की व्यवस्थाएं जुटाने के लिए प्रतिबद्ध हैं और उसी कड़ी में हम लगातार काम भी कर रहे हैं। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वक्तव्य, अपने संबोधन में ये कहा कि मखौल उड़ाया गया, अपमानित किया गया, मार्ग से नहीं हटूंगा। ये बात प्रधानमंत्री ने कहा। उन्होंने कहा कि सरकार के 100 दिन के काम गिनाते हुए ये बात वो विपक्ष पर तंज कसते हुए कह रहे थे, जिसे आज जनसत्ता अखबार ने पहले पेज पर प्रकाशित किया और तमाम अखबारों ने आज पहले स्थान पर इस खबर को लिया है। इसके अलावा एक और खबर की बात करें जिसे आज सभी प्रमुख अखबारों में हमें देखने को मिली है, वो है दिल्ली के मुख्यमंत्री के फैसले से जुड़ी हुई खबर। जी हाँ, केजरीवाल के इस्तीफे का ऐलान के बाद सियासी घमासान लगातार जारी है, जिसमें स्थानीय मंत्री यानी कि दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि जैसे राम ने मर्यादा के लिए सत्ता त्यागी वैसे केजरीवाल ने कुर्सी। लेकिन इस पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार विरोध किया जा रहा है और इस पर बात भी कही जा रही है, अपनी तरफ से बयान भी जारी किए जा रहे हैं, जिसमें भाजपा ने कहा कि मर्यादा नहीं बल्कि मजबूरी में लिया गया है ये फैसला। साथ ही साथ सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा कि श्री राम या भगत सिंह से ना करें इस पूरे मामले की तुलना और ना ही अरविंद केजरीवाल से इसकी तुलना की जाए। एक और खबर की बात करते हैं, ये है कोलकाता से जुड़ी हुई, जिसे आज सभी प्रमुख अखबारों ने प्रकाशित किया और हेडलाइन के साथ लिया है। हिंदुस्तान अखबार ने देश दुनिया पेज पर इस खबर को प्रकाशित किया और लिखा है कि संदीप घोष ने पॉलीग्राफ जांच में भ्रामक जवाब दिए, ये बात सीबीआई ने कही है। सीबीआई अधिकारियों ने ये सोमवार को बताया कि जिस CFSL की रिपोर्ट आई है उसके अनुसार संदीप घोष का जवाब इस मामले से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर भ्रामक पाया गया है।
एक और खबर की बात करते हैं जो कि राष्ट्रीय सहारा अखबार ने अपने मार्केट पेज पर प्रकाशित की है और बताया कि भारतीय उत्पादों को विदेशों में मिल रही है तरजीह। आपको बता दें कि निर्यातकों के शीर्ष संगठन फियो की तरफ से जो ये रिपोर्ट जारी की गई उसके माध्यम से इस खबर को लिया गया है। गुणवत्ता की वजह से चीन पर निर्भरता कम कर रहे विदेशी खरीदार, ये बताया गया है इस रिपोर्ट में। साथ ही कहा है कि भारतीय उत्पादों की मांग बढ़ने से निर्यात में 8% तक की वृद्धि की संभावना भी है। एक और खबर की बात करते हैं जिसे आज सभी प्रमुख अखबारों में हमें देखने को मिली है। जनसत्ता अखबार ने पहले पेज पर ली है, बाकी अन्य अखबारों ने अलग अलग पेज पर इस खबर को प्रकाशित किया है। और आपको बता दें कि पीएम को जो 600 से ज़्यादा तोहफे मिले हैं आज उसकी नीलामी की जाएगी, संस्कृति मंत्रालय की तरफ से एक खबर है। एक और खबर जो कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जो कुछ कहा उसको लेकर के प्रकाशित है। केवल मुरली से काम नहीं चलेगा, सुरक्षा के लिए सुदर्शन भी जरूरी। ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सोमवार को त्रिपुरा राज्य के पश्चिमी क्षेत्र में मां सिद्धेश्वरी मंदिर के उद्घाटन और प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में बोल रहे थे। इस दौरान उन्होंने ये बात कही। चलते चलते एक और खबर की बात कर लेते हैं जो कि राष्ट्रीय जागरण पेज पर दैनिक जागरण अखबार ने प्रकाशित की है और लिखा है कि अब शुद्ध जल भी बनेगा ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन का माध्यम। जी हाँ, गंदे पानी से यूरिया अलग कर कैसे स्वच्छ ईंधन तैयार किया जा सकता है, इसको लेकर के आईसर भोपाल के रासायनिक अभियांत्रिकी विज्ञान के विभाग के विज्ञानियों ने ये शोध किया है और शोध के माध्यम से अब ग्रीन हाइड्रोजन पर लगातार जोर दिया जा रहा है। तो अलग अलग क्षेत्रों से जुड़ी हुई आज के तमाम अखबारों में ये खबर प्रकाशित की गई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संध्या, इतनी सारी महत्वपूर्ण खबरों को बेहद ही कम समय में हमारे दर्शकों के सामने प्रस्तुत करने के लिए। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद आपको बताएंगे स्वच्छता से जुड़ा हुआ सेवा पखवाड़ा जिसकी आज से शुरुआत हो रही है। सब इस छोटे से ब्रेक के बाद आप जुड़े रहिए नया सवेरा के साथ। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। काट! सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसीलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का नया सवेरा में। बढ़ते आगे और अब बात करते हैं आज से शुरू हो रहे स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े की। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज राजस्थान के झुंझुनू से स्वच्छता ही सेवा 2024 अभियान का शुभारंभ करेंगे। इस कार्यक्रम में आवासन और शहरी कार्य और ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल और राजस्थान के सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता मंत्री अविनाश गहलोत भी शामिल होंगे। साथ ही आपको बता दें कि इस बार पखवाड़े की थीम है स्वभाव स्वच्छ, संस्कार स्वच्छ। और इस पखवाड़े का समापन महात्मा गांधी जी की जयंती 2 अक्टूबर को होगा। इस दौरान देश भर में कई स्वच्छता कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा। देश भर में स्वच्छ भारत मिशन के 10 वर्ष पूरे होने वाले हैं। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम चलाया गया, जिसमें आपको बता दें कि फतेहपुर, हमीरपुर और रायबरेली में विभिन्न जगहों पर स्वच्छता अभियान चलाए गए हैं। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। मोदी सरकार द्वारा शुरू किए गए स्वच्छता अभियान के 10 वर्ष पूरे होने को हैं। इन 10 वर्षों में देश के नागरिकों में स्वच्छता के प्रति सकारात्मक बदलाव देखने को मिला है। उत्तर प्रदेश के जनपद फतेहपुर, हमीरपुर और रायबरेली में स्वच्छता अभियान से बदलाव की तस्वीर साफ दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में सनगांव समेत कई ऐसे गाँव इसका बेहतर उदाहरण है। नागरिक होने के नाते हम सबसे पहले तो खुद और अपने आसपास की जगहों को साफ सुथरा रखने की कोशिश करते हैं। उसके बाद में हम लोगों को भी जागरूक कर रहे हैं। सरकार का जो स्वच्छ भारत मिशन का जो अभियान चल रहा, उस अभियान के तहत हमारे फतेहपुर में बहुत परिवर्तन आया। चूँकि लोगों को पहले जो घरों में शौचालय नहीं थे, बाहर जाना पड़ता था, सबको घरों में शौचालय मिले। पहले शौचालय नहीं था और मतलब साफ सफाई नहीं रहती थी इतना, अब तो बहुत अंतर आ गया है।
वहीं जनपद हमीरपुर में प्रधानमंत्री द्वारा चलाए गए स्वच्छता अभियान से आम जनमानस स्वच्छता के प्रति जागरूक हो गया है। लोगों की जिंदगी में इस जागरूकता का फर्क साफ दिखाई दे रहा है। हमीरपुर के स्थानीय निवासी कहते हैं कि मोदी जी द्वारा चलाए गए स्वच्छता अभियान से आमूलचूल परिवर्तन आया है। जहाँ कोई कर्मचारी या शहर का आदमी ने फोन किया कि फला जगह ऐसा कूड़ा है तो हम तुरंत सफाई उनकी करवाते हैं। और शहर तो आप लोगों की नज़र में है ये भी चमक रहा है, कहीं भी कोई गंदगी में रहने नहीं देते और तुरंत आटों को साफ करवाया जाता है। स्वच्छता को लेकर जागरूकता उत्तर प्रदेश के रायबरेली में भी देखने को मिल रही है। रायबरेली के लोगों का कहना है कि स्वच्छता के प्रति बदलाव अब लोगों में दिखने लगा है। स्वच्छता के कार्य से जुड़े लोगों ने बताया कि लोगों का नजरिया बदल गया है, जिससे उन्हें इस काम में पहले की तुलना में समय कम लगता है। स्वच्छता मिशन से जनता में जागरूकता और चेतना तो पैदा ही हुई है, क्योंकि मोदी जी के स्वच्छता अभियान ने जनमानस को कनेक्ट किया है और इससे कहीं न कहीं गंदगी जनित बीमारियों या उस पे एक असर आया है। जैसे पहले गंदगी काफ़ी रहती थी, उससे निजात कई प्रकार से पाई गई। पहला तो जैसे डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन होने लगा, उससे गंदगी कम हुई है। मैं कह सकता हूं कि बहुत बदलाव है और अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं आशा करता हूं कि बहुत अच्छा बदलाव होगा हमारे देश में। स्वच्छ भारत मिशन की 10वीं वर्षगांठ के अवसर पर उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक स्वच्छता ही सेवा 2024 कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य समाज में स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाना और स्थानीय स्तर पर जन भागीदारी के माध्यम से स्वच्छता को बढ़ावा देना है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो आज से 2 अक्टूबर तक देश भर में स्वच्छता पखवाड़ा चलाया जा रहा है, जिसके तहत मध्य प्रदेश में भी अनेक गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। इस अभियान की थीम स्वच्छता ही सेवा निर्धारित की गई है। आइए देखते हैं इस पर हमारी खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के छतरपुर में अस्पतालों, मंदिरों, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन जैसे सभी सार्वजनिक महत्व के स्थलों पर भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा देश में 75 शहरों में प्रधानमंत्री के जन्मदिवस के अवसर पर दिव्यांगजनों को सहायक उपकरणों का वितरण कार्यक्रम का भी आयोजन रखा गया है। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता पखवाड़ा का आयोजन पूरे देश में किया जा रहा है, जिसमें अस्पतालों में, मंदिरों में, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, ऐसे सार्वजनिक महत्व रखने वाले सारे स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा जहां एक स्वच्छता अभियान को चलाया जाएगा, वहीं सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा देश में 75 शहरों में माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन का ये 75वां जन्मदिन है और इस 75वें जन्म वर्ष के अवसर पर 75 स्थानों पर दिव्यांग जनों के लिए सहायक उपकरणों के वितरण का कार्यक्रम का भी आयोजन किया जा रहा है। इसी तरह के कार्यक्रमों का आयोजन मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में भी किया जा रहा है। रायसेन नगर के नागरिकों को भी स्वच्छता के प्रति जागरूक किए जाने के लिए अभियान चलाया जाएगा। इसके अलावा नगर के वार्डों में सफाई के लिए विशेष अभियान भी चलाया जाएगा। जागरूकता अभियान हमारा प्रारंभ हो गया है। 17 तारीख से 2 अक्टूबर तक हम विभिन्न गतिविधियां करने वाले हैं, जिसमें 17 सितंबर को एक मुख्य कार्यक्रम भी हमारा जिले का आयोजित हुआ है, जिसमें हमने महामाया चौक पर सफाई अभियान, प्लॉग रन की व्यवस्था, प्लॉग रन में कचरा उठाने का और साफ़ करने की पूरी हम तैयारी वहाँ पर करेंगे। उसके बाद शपथ दिलाएंगे और इसके बाद हमारे हर दिन के प्रोग्राम हैं जो 2 अक्टूबर तक चलेंगे। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता का अभियान प्रत्येक वार्ड में चलाया जाएगा एवं लोगों को जागरूक किया जाएगा कि वो जैसे कचरा गाड़ी आती है तो वो उसी में कचरा डालें, घरों के सामने पानी ना भरने दें, मच्छर ना होने दें। इसके लिए हम जागरूक करेंगे और रैलियां निकाली जाएंगी और स्वच्छता के उपलक्ष्य में हम सभी पार्षद सुबह सुबह कई वार्डों में सफाई भी करने जाएंगे। स्वच्छता ही सेवा अभियान में बुरहानपुर जिले के युवा भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। बुरहानपुर जिला प्रशासन और नगर निगम ने विशेष कार्य योजना बनाई है, जिसके तहत स्कूल, कॉलेज, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
पूरे देश में जो स्वच्छता अभियान चलाया गया है यह बहुत ही अच्छा है और इसके सकारात्मक परिणाम भी हमें नज़र आ रहे हैं। इसलिए मैं भारत के और हमारे देश के सभी नागरिकों से निवेदन करूंगा कि वे इस स्वच्छता अभियान में इस स्वच्छता पखवाड़ा जो अभी मनाया जा रहा है उसमें 2 अक्टूबर तक अपना योगदान दें। जो ये स्वच्छता अभियान शुरू किया है वो बहुत ही अच्छा है। मैं विद्यार्थी हूँ, हमारे विद्यालय में भी हम ये सब पालन करते हैं, घर में भी करते हैं और सबसे ये अपील करेंगे कि वो भी ये पालन करें। हमें अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखनी चाहिए। जैसे मोदी जी ने विभिन्न प्रकार के अभियान चलाए हैं स्वच्छता के लिए, जैसे हमको हमेशा कचरा गाड़ी आने पर डालना चाहिए। हमारे स्कूल कॉलेज सब जगह स्वच्छता अभियान चल रहा है। इस वर्ष स्वच्छता ही सेवा अभियान के 3 प्रमुख केंद्र बिंदु होंगे। इनमें जन भागीदारी, जागरूकता और एडवोकेसी के तहत जन जन को इस अभियान से जोड़ने की तैयारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और चलिए नया सफर में बढ़ते आगे और अब रुक करते हैं हमारे अगले सेगमेंट का और जानते हैं मौसम का हाल और देखते हैं अधिकतम और न्यूनतम तापमान भारत में अलग अलग जगहों का। और इसी के साथ नया सवेरा में समय आ गया है आपसे विदा लेने का, लेकिन जाने से पहले आपको छोड़ जाते हैं सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक के द्वारा पीएम मोदी के जन्म दिवस पर बनाए गए खास सैंड स्कल्पचर के साथ। बिल्कुल, आपको बता दें कि ये तस्वीर भी आप देख रहे हैं और इसे सजाने के लिए मिट्टी के चाय के प्यालों का इस्तेमाल किया गया है। बेहद ही खूबसूरत तस्वीर ये सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक की तरफ से बनाई गई है। आप देखिए खूबसूरत तस्वीर और इसके साथ मुझे, मेरी सहयोगी भावना और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। नया सवेरा के प्रायोजक थे गैलेंट एडवांस रैबर,